नमस्कार दोस्तों। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम बर्डन ऑफ प्रूफ की बात कर रहे हैं, सबूत के भार की बात कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने दो कॉन्सेप्ट देखे, बर्डन ऑफ प्रूफ एंड ओनस ऑफ प्रूफ। आज की वीडियो में मैं किस तरीके से यहाँ पर आप आंसर लिख सकते हैं, कंटेंट क्या होना चाहिए वो भी बताऊंगा और एक नए कॉन्सेप्ट की बात भी करूंगा जो है रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ। रिवर्स बर्डन ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ का उल्टा। देखिए, ओनस ऑफ प्रूफ अलग है, रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ अलग है, एंड बर्डन ऑफ प्रूफ तो अलग है ही। तो धीरे धीरे जैसे जैसे बातें आती चली जाएंगी मैं आपको समझाता चला जाऊंगा। आज की वीडियो रहेगी कि हमें कंटेंट किस तरीके से तैयार करना है जो अपने आंसर को भी आप ठीक से लिख सकें। पिछली वीडियो में हमने समझाने की कोशिश की थी जिससे कि कॉन्सेप्ट आपको याद रह जाए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि बर्डन ऑफ प्रूफ का मीनिंग अगर आपको लिखना पड़े तो किस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक जिम्मेदारी है, दायित्व है। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ व्हाट? रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गिविंग एविडेंस टू प्रूव। देखिए, टू प्रूव को थोड़ा सा मैंने अलग कलर में लिखा है। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गिविंग एविडेंस टू प्रूव केस कंप्लीटली टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट इज कॉल्ड बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब है कि ये एक ऐसा दायित्व है, ऐसी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो किस पार्टी की होगी वो हम आगे बात करेंगे, क्योंकि हमने केवल और केवल बर्डन ऑफ प्रूफ का मीनिंग देना है। तो ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है एविडेंस देने की। और एविडेंस देना किस लिए? सेक्शन 3 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 5 इंडियन एविडेंस एक्ट हम लोगों ने पढ़ा है, जहां पर कहा गया कि रेलेवेंट फैक्ट एंड फैक्ट इन इशू दोनों के लिए, दोनों के एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस के लिए एविडेंस दी जा सकती है। अब एविडेंस देकर हम करते क्या है? रेलेवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इशू को हम प्रूव करते हैं या डिसप्रूव करते हैं। इसीलिए मैंने प्रूव को यहां पर येलो कलर में लिखा, क्योंकि इसके अंदर अपने आप में कुछ छिपा हुआ है। जब तक आप इसको नहीं समझ लेंगे तब तक ये डेफिनेशन पूरी नहीं होती है। और एविडेंस देनी है किसी भी फैक्ट को, रेलेवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इशू को प्रूव करने के लिए। बट यहां पर जब बर्डन ऑफ प्रूफ की बात आएगी तो कंप्लीट केस को प्रूव करने के लिए एविडेंस देनी है। कंप्लीट केस, केस कंप्लीटली, ये कीवर्ड होंगे जब आप बर्डन ऑफ प्रूफ की डेफिनेशन देंगे। तो कंप्लीट केस को प्रूव करने के लिए जब एविडेंस देने की जिम्मेदारी को ही कहते हैं कि वो बर्डन ऑफ प्रूफ है। बट ये एविडेंस किस स्टैंडर्ड का होना चाहिए उसको भी कवर करने के लिए डेफिनेशन में लिखा गया है, टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट। इस तरीके का एविडेंस देना है कि कोर्ट सेटिस्फाई हो जाए कि केस कंप्लीटली प्रूव हो गया है। केस के अंदर क्या होते हैं? फैक्ट्स इशू होते हैं, रेलेवेंट फैक्ट इन्वॉल्व होते हैं, उनके रिगार्डिंग एविडेंस देनी होती है। तो इट मींस सारे के सारे फैक्ट इन इशू को प्रूव करने की ड्यूटी बर्डन ऑफ प्रूफ कहलाती है। बट ये ड्यूटी ऐसी हो, ऐसी एविडेंस हो कि कोर्ट सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ, कंप्लीट केस या सारे फैक्ट इन इशू प्रूव हो गए हैं टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट। ये है डेफिनेशन, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। प्रूव को मैंने येलो कलर में क्यों लिखा है? क्योंकि इसके अंदर कुछ बातें छिपी हुई हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि एविडेंस अलग है, प्रूफ अलग है। एविडेंस इज मीन एंड प्रूफ इज द रिजल्ट। ये प्रूफ का मतलब क्या होता है? जब प्रूफ की डेफिनेशन आपने देखी होगी तो कब कहा जाता है कि कोई फैक्ट प्रूव हो गया है? तो वहां पर दो तरीके बताए गए हैं। एक तो जज, कोर्ट सीधे सीधे बिलीव कर लेता है कि इस फैक्ट की एग्जिस्टेंस है, एक तरीका तो ये हुआ। और दूसरा ये है कि कोर्ट डायरेक्ट बिलीव नहीं करता, बट वहां पर सेटिस्फैक्शन देखता है, सपोजिशन देखता है एक प्रूडेंट पर्सन का, कि प्रूडेंट पर्सन इन सर्कमस्टांसेस में क्या मानता है कि ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। अगर उन सर्कमस्टांसेस में प्रूडेंट पर्सन अगर ये मानता है कि हाँ ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है, तो कोर्ट भी मान लेगी कि हाँ वो फैक्ट एग्जिस्ट करता है। इट मींस अब वो फैक्ट प्रूव मान लिया जाएगा। तो कितने तरीके से?
प्रूव किया जाता है फैक्ट को? दो तरीके से। तो एक्चुअल में ये है क्या? कोर्ट का बिलीफ है या प्रूडेंट पर्सन की सपोजिशन है। लेकिन इसी डेफिनेशन में ये लिखा गया कि किस बात को देखकर बिलीव करेगी कोर्ट। तो वहां पर लिखा गया है आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर्स बिफोर इट। तो इस मैटर्स में बहुत सारी बातें आती हैं, बट अभी के लिए आप ये मान लीजिए कि एविडेंस को कंसीडर करने के बाद कोर्ट बिलीव करेगा कि ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर बिलीव किया कि हाँ एग्जिस्ट करता है तो वो फैक्ट प्रूव, और अगर बिलीव किया कि ये फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो फैक्ट डिस्प्रूव। बट कब? आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर बिफोर इट। इट मींस उसके सामने जो एविडेंस आई, उसके सामने जो एफिडेविट्स आए, उसके सामने जो कन्फेशंस आए, उसके सामने जो स्टेटमेंट आया एक्यूज का, उन सबको कंसीडर करने के बाद, अपना माइंड अप्लाई करने के बाद, मेंटल एटीट्यूड उसमें डालने के बाद, जब वो डिसाइड कर लेता है, बिलीव कर लेता है कि हाँ ये एग्जिस्ट करता है फैक्ट या नहीं करता है, तब कहा जाएगा कि वो आउटकम, वो रिजल्ट, वो प्रूफ कहलाता है। अब सारे फैक्ट इन इशू के बारे में जब इस तरीके से उसने सोचा और रिजल्ट ये आया कि यस ऑल फैक्ट इन इशू एग्जिस्ट, तो इट मींस एक्यूज इज गिल्टी। तो ये जो एक्यूज गिल्टी आया ये प्रूफ है, और ये रिजल्ट है, और किसके थ्रू आया? एविडेंस के थ्रू आया। तो यहां प्रूव में जब तक आप इस प्रूफ को नहीं समझ लेंगे तो बर्डन ऑफ प्रूफ की डेफिनेशन पूरी नहीं होती है। इसके अंदर ही छिपा हुआ है वो मेंटल एक्ट ऑफ कोर्ट, जिसको एनालाइज करने के बाद, जिसको अप्लाई करने के बाद कोर्ट रिजल्ट पर पहुंचता है। बट रिजल्ट पर पहुंचने का माध्यम है एविडेंस, साक्ष्य। तो ये डेफिनेशन है बर्डन ऑफ प्रूफ। इसको आप लिखेंगे तो ये वर्ड्स होने चाहिए, साथ के साथ आप समझते भी रहेंगे। बर्डन ऑफ प्रूफ को तीन नामों से आपको जानना चाहिए। बर्डन ऑफ प्रूफ को लीगल बर्डन भी कहा जाता है और बर्डन प्रॉपर भी कहा जाता है। इनमें से कुछ भी अगर कोई वर्ड मिले तो आप मान लेना कि हम बर्डन ऑफ प्रूफ की ही बात कर रहे हैं, और यही डेफिनेशन आपको लिखनी पड़ेगी। अब बात करते हैं ऑनस ऑफ प्रूफ। एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं आपको कि जब बर्डन ऑफ प्रूफ की बात आएगी तो केस कंप्लीटली ये दो वर्ड्स आपकी डेफिनेशन में होने चाहिए। अगर ये वर्ड्स आपकी डेफिनेशन में नहीं है तो इट मींस आपकी डेफिनेशन अधूरी होगी बर्डन ऑफ प्रूफ की। अब बात करते हैं ऑनस ऑफ प्रूफ। ऑनस ऑफ प्रूफ का दूसरा नाम भी है एविडेंसरी बर्डन। तो दोनों में से कुछ भी पूछा जाए तो आप समझ जाइए कि ऑनस ऑफ प्रूफ की बात हो रही है। इसकी डेफिनेशन अगर आप देना चाहते हैं, इट इज द ड्यूटी ऑफ पार्टी। इट इज द ड्यूटी ऑफ पार्टी। वहां पर मैंने लिखा था रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गिविंग एविडेंस, यहां पर लिखा है इट इज द ड्यूटी ऑफ पार्टी टू प्रूव। वहां पर भी टू प्रूव था, बट वहां पर प्रूव क्या करना था? केस कंप्लीटली। बट यहां पर क्या करना है? इट इज द ड्यूटी ऑफ पार्टी टू प्रूव अ पर्टिकुलर फैक्ट। अगर पर्टिकुलर फैक्ट लिखा तो वो डेफिनेशन ऑनस ऑफ प्रूफ की। अगर टू प्रूव द केस कंप्लीटली लिखा तो वो बर्डन ऑफ प्रूफ की डेफिनेशन। अब एक और फ्रेज है इसमें कि इट इज द ड्यूटी ऑफ पार्टी टू प्रूव द पर्टिकुलर फैक्ट विच ही प्लीड्स। विच ही प्लीड्स का मतलब ही वो पार्टी है जिस पार्टी ने इस पर्टिकुलर फैक्ट को प्लीड किया है, असर्ट किया है, अफर्म किया है। देखिए जब फैक्ट इन इशू की आप डेफिनेशन पढ़ते हैं तो वहां पर दो वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, एक असर्ट्स और एक डिनाई। तो और बहुत सारी फ्रेज है, मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। वहां पर राइट्स की बात होती है, लाइबिलिटी की बात होती है, डिसेबिलिटी की बात होती है। अगर राइट, एबिलिटी, राइट, लाइबिलिटी एंड डिसेबिलिटी को इसकी एग्जिस्टेंस को कोई पार्टी असर्ट करती है तो उस फैक्ट इन इशू में से जो पार्टी असर्ट करेगी उस पार्टी की ड्यूटी है बर्डन ऑफ प्रूफ और ऑनस ऑफ प्रूफ। जो डिनाई करेगा उसकी नहीं है। जिस फैक्ट को असर्ट करेगा, जिस फैक्ट को प्लीड करेगी कोई पार्टी, उस फैक्ट को प्रूव करने की जो ड्यूटी होती है इट इज कॉल्ड ऑनस ऑफ प्रूफ, दैट इज आल्सो कॉल्ड एविडेंसरी बर्डन। तो जब ये दोनों मीनिंग
आप लिखने को आपके लिए कहीं आए तो आप इस तरीके से मीनिंग उसकी लिखकर आएंगे। अब बात करते हैं कि बर्डन ऑफ प्रूफ। देखिए यही कहीं ना कहीं यही डेफिनेशन आपको इसी से मिलती जुलती डेफिनेशन सेक्शन 104 बीएसए में मिलेगी। जब 104 बीएसए पढ़ाएंगे तो डिटेल में बात करेंगे। और एक अगली सेक्शन है 105, वहां पर बात करते हैं कि ये बर्डन ऑफ प्रूफ लाई किस पे करेगा। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑलवेज कांस्टेंट, वो कभी शिफ्ट नहीं करता है, क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब है कि कंप्लीट केस को प्रूव करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी और वो केवल एक ही पार्टी पर होती है, जो पार्टी लॉ को इनिशिएट करती है। लॉ लीगल मशीनरी को जो इनिशिएट करती है पार्टी, जो सबसे पहले कोर्ट के पास पहुंचती है, उस पार्टी की ड्यूटी होती है कि वो पार्टी अपने केस को कंप्लीटली प्रूव करे। दैट इज कॉल्ड बर्डन ऑफ प्रूफ। तो इसलिए बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा उस पार्टी के ऊपर होता है जो पार्टी सबसे पहले कोर्ट के पास पहुंचती है अपनी बात लेकर और कहती है कि आप हमारे फेवर में जजमेंट दे दीजिए। तो बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड लाइज ऑन द पार्टी हु इनिशिएट्स प्रोसीडिंग्स। जिस पार्टी ने प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट किया, उस पार्टी पर ये बर्डन ऑफ प्रूफ, प्रॉपर और लीगल बर्डन होता है। जैसे कि सिविल मैटर्स में बात करें तो प्रोसीडिंग्स कौन इनिशिएट करता है? प्लेंटिफ। डिफेंडेंट तो बाद में पिक्चर में आता है, इनिशिएट किसने की? प्लेंटिफ ने। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? प्लेंटिफ के ऊपर। इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को कौन इनिशिएट करता है? प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन जाता है कोर्ट के पास, वो अपनी चार्जशीट देता है, एलिगेशन लगाता है कि इस एक्यूज ने ये ऑफेंस किया है, आप इसको सजा दे दीजिए। तो क्रिमिनल केसेस में प्रोसिक्यूशन इनिशिएट करता है, इसलिए बर्डन ऑफ प्रूफ, लीगल बर्डन और बर्डन प्रॉपर प्रोसिक्यूशन पर होगा इन क्रिमिनल केसेस। तो एविडेंसरी बर्डन हमेशा शिफ्ट हो सकता है, हमेशा शिफ्ट होता रहता है, एक पार्टी से दूसरी पार्टी, दूसरी पार्टी से पहली पार्टी, ये शिफ्ट होता रहता है एविडेंसरी बर्डन या ऑनस ऑफ प्रूफ। क्यों क्यों ऐसा होता रहता है? क्योंकि यहां पर जब आपने डेफिनेशन देखी तो एक पर्टिकुलर फैक्ट को प्रूव या डिस्प्रूव करने की बात हो रही थी। एक पर्टिकुलर फैक्ट प्रोसिक्यूशन, सपोज क्रिमिनल केसेस में प्रोसिक्यूशन ने अपना केस प्रूव कर दिया। अब उसके बाद जब एक्यूज की बारी आती है तो वो प्ली ऑफ एलिबाई लेता है सब कुछ। जब प्ली ऑफ एलिबाई प्ली लेता है इस बात की कि जहां पर ऑफेंस हुआ उस प्लेस से मैं इतनी दूरी पर था कि प्लेस, टाइम ऑफ अकरेंस और प्लेस ऑफ अकरेंस पर होना वो पॉसिबल ही नहीं था मेरा, मैं तो इतनी दूरी पर बैठा था। जब ये प्ली कौन ले रहा है? एक्यूज ले रहा है, एक फैक्ट की, केवल एक फैक्ट की। तो ये क्या है? ये ओनस है एक्यूज के ऊपर। अब एक्यूज ने प्ली ली है तो अब इस फैक्ट को प्रूव करने की ड्यूटी किसकी है? एक्यूज की है। और अगर एक्यूज ने ये प्रूव कर दिया तो अगेन से अपना उसने ओनस डिस्चार्ज कर दिया, तो अब फिर से ओनस किसके ऊपर आ जाएगा? प्रोसिक्यूशन के ऊपर। देखिए प्रोसिक्यूशन के ऊपर इनिशियल जो था वो बर्डन था, बर्डन ऑफ प्रूफ। लेकिन अब जब एक्यूज ने अपना ओनस डिस्चार्ज किया तो उसके बाद जो प्रोसिक्यूशन पर लौट कर आ रहा है वो भी ओनस ही होगा, क्योंकि पूरे केस को प्रूव करने की ड्यूटी नहीं आएगी। एक फैक्ट अगर प्रूव कर दिया है एक्यूज ने तो अब केवल एक ही फैक्ट को डिस्प्रूव करना है प्रोसिक्यूशन को। तो जब जब एक फैक्ट की बात आएगी तो वो ओनस होगा। अब इसीलिए लिखा जाता है कि एविडेंसरी बर्डन और ओनस ऑफ प्रूफ शिफ्ट्स फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर टिल द कोर्ट इज परसुएडेड वन वे और द अदर। और कब तक ये शिफ्ट होता रहेगा? जब तक कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं हो जाती है कि हाँ कौन ठीक से अपने बर्डन को डिस्चार्ज कर पाया है या ओनस को डिस्चार्ज कर पाया है। ये बात हुई कि ओनस किस तरीके से डिस्चार्ज होता है। अब बात आती है कि क्रिमिनल केसेस में, क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है दोस्तों, और यहीं से शुरू होता है रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ का एक कॉन्सेप्ट। अभी आपने पढ़ा बर्डन ऑफ प्रूफ, ओनस ऑफ प्रूफ। एक तीसरा कॉन्सेप्ट है रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ। देखिए
फंडामेंटल प्रिंसिपल है द एक्यूज शुड बी प्रिज्यूम्ड इनोसेंट अंटिल ही इज प्रूव्ड गिल्टी। किसी भी व्यक्ति को इनोसेंट माना जाएगा, अपराधी नहीं माना जाएगा जब तक कि उस पर गिल्ट को प्रूव ना कर दिया जाए, जब तक कि उसके अगेंस्ट गिल्ट साबित ना हो जाए, तब तक हर किसी को इनोसेंट पर्सन माना जाएगा। यहां से ये बात निकल कर आती है कि जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया गया है उसको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति आरोप लगा रहा है उसकी ड्यूटी है कि वो प्रूव करे कि वो व्यक्ति गिल्टी है। इट मींस यही से पता चलता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ तो प्रोसिक्यूशन पर होगा। क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात कर रहे हैं तो एक पार्टी प्रोसिक्यूशन, दूसरी एक्यूज। तो जब तक प्रोसिक्यूशन एक्यूज को गिल्टी प्रूव नहीं कर देता है थ्रू प्रॉपर एविडेंसेस, तब तक हर व्यक्ति को इनोसेंट माना जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लॉ इस प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस को रिमूव कर देता है, वापस ले लेता है, विड्रॉ कर लेता है, और वो कहता है कि एक पर्टिकुलर फैक्ट अगर प्रूव कर दिया गया। देखिए, आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि प्रिजम्पशन दो तरीके की होती है। एक प्रिजम्पशन होती है किसी फैक्ट की, कि एक अगर फंडामेंटल फैक्ट को प्रूव कर दिया गया तो एक दूसरा फैक्ट कोर्ट प्रिज्यूम कर सकती है या करेगी। लेकिन दूसरे टाइप की जो प्रिजम्पशन होती है वो ये होती है कि एक फंडामेंटल फैक्ट प्रूव कर दिया गया तो अब जो कोर्ट प्रिज्यूम करेगी वो सीधे सीधे गिल्टी है एक्यूज, ऐसा प्रिज्यूम करेगी। तो पूरा केस प्रूव करने से प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल क्या कहता है कि पूरा केस प्रूव करने के बाद गिल्टी माना जाएगा। लेकिन कहीं कहीं लॉ ने इस प्रिजम्पशन को विड्रॉ करके क्या कर दिया, प्रिजम्पशन दे दी, लॉ में लीगल प्रिजम्पशन दे दी कि आप एक पर्टिकुलर फैक्ट को प्रूव कर दीजिए तो मान लिया जाएगा कि वो व्यक्ति गिल्टी है, जबकि सारे फैक्ट्स प्रूव नहीं किए गए हैं। क्यों? क्योंकि लॉ ने ऐसी प्रिजम्पशन को विड्रॉ कर लिया है। कहीं कहीं ऐसी सिचुएशन आ जाती है, नेसेसिटी हो जाती है, जहां पर ऐसा करना मजबूरी हो जाता है। जैसे आप देखिए, पहले इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करें तो 114 और उसका इलस्ट्रेशन ए देखिए, आज की डेट में 119 हो गई है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। इसका इलस्ट्रेशन अगर आप ए देखेंगे तो वहां ये कहा गया है, बात आपको जरूर ध्यान रखनी है कि दो टाइप की प्रिजम्पशन है, एक सीधे सीधे ऑफेंस की प्रिजम्पशन है और एक फैक्ट की प्रिजम्पशन है। जहां पर ऑफेंस की प्रिजम्पशन हो रही है वो है रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ। जैसे ही लॉ ने कहा कि प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस को मैंने विड्रॉ कर लिया है, तो जब तक प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस को विड्रॉ नहीं किया गया तब तक बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर था? प्रोसिक्यूशन के ऊपर। अब जैसे ही प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस को विड्रॉ किया, अब बर्डन चला गया, बर्डन ऑफ प्रूफ चला गया एक्यूज के ऊपर। वो प्रूव करे कि ही इज नॉट गिल्टी, ही हैज नॉट कमिटेड एन ऑफेंस। तो जैसे ही बर्डन, प्रोसिक्यूशन का जो बर्डन था, वो बर्डन जैसे ही अक्यूज के ऊपर गया, इट इज कॉल्ड रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ। अब एक्यूज, जो बर्डन प्रोसिक्यूशन पर था वही बर्डन एक्यूज पर जा चुका है। जैसे कि, लेकिन जहां फैक्ट की प्रिजम्पशन है वहां पर ओनस ही जाता है, वहां रिवर्स बर्डन नहीं है। जैसे कि इस इलस्ट्रेशन में क्या कहा गया कि अगर किसी व्यक्ति के पोजेशन से, सपोज ए है, इस व्यक्ति के पोजेशन से कुछ स्टोलन गुड्स निकलते हैं और ये निकलते हैं सून आफ्टर द थेफ्ट। जब चोरी हुई उसके जस्ट आफ्टर ए के पोजेशन से कुछ स्टोलन गुड्स निकलते हैं, तो ये कहा गया कि कोर्ट में प्रिज्यूम कि दैट ए या तो थीफ है या फिर ये रिसीवर ऑफ स्टोलन गुड्स है विद नॉलेज कि ये स्टोलन है। तो सीधे सीधे क्या प्रिज्यूम कर रहा है यहां पर लॉ कि ये इसने ऑफेंस किया है थेफ्ट का। यहां पर इसने ऑफेंस किया है रिसीविंग ऑफ स्टोलन गुड्स विद नॉलेज दीज आर स्टोलन गुड्स। तो यहां पर सीधे सीधे प्रिजम्पशन ऑफेंस की है। जैसे ही प्रिजम्पशन ऑफेंस की हुई और कोर्ट ने अगर एक बार प्रिज्यूम कर लिया, तो अब बर्डन जो प्रोसिक्यूशन के ऊपर था
अब वो किधर चला गया? वो चला गया एक्यूज के ऊपर, और ये कहलाता, ये बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं है, ध्यान रखना, बर्डन ऑफ प्रूफ तो प्रोसिक्यूशन के ऊपर ही हमेशा। अब तीसरी टर्म आ रही है, ये है रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ। तो अब ये रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज के ऊपर आ गया है। तो तीन टर्म्स हैं, बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑलवेज ऑन प्रोसिक्यूशन और द पार्टी हु सीक्स रिलीफ। नंबर टू, रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ, ये है क्रिमिनल केसेस में एक्यूज के ऊपर जाता है, जहां पर लॉ ने प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस को विड्रॉ कर लिया है। और तीसरा है ऑनस ऑफ प्रूफ, ये कभी एक्यूज पर जाता है, कभी प्रोसिक्यूशन पर जाता है, कभी प्लेंटिफ पर जाता है, कभी डिफेंडेंट पर जाता है। ये पेंडुलम की तरह इस तरीके से तब तक घूमता रहता है जब तक कोर्ट को परसुएड ना कर लिया जाए। तो रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ एक नई टर्म थी जो वहां पर, अच्छा एक सेक्शन है 108 जो पहले 105 हुआ करती थी इंडियन एविडेंस एक्ट में। यहां पर यह कहा गया है कि अगर कोई एक्यूज, कोई व्यक्ति अगर ये चाहता है कि मैंने जो एक्ट किया ये जनरल एक्सेप्शंस में फॉल करता है या किसी स्पेसिफिक एक्सेप्शन में फॉल करता है, या तो भारतीय न्याय संहिता के या किसी और लॉ के एक्सेप्शन में फॉल करता है, प्रोवाइजो में फॉल करता है, जनरल एक्सेप्शन में फॉल करता है, इसलिए मुझे आप उस एक्सेप्शन का, अपवाद का बेनिफिट दीजिए। अब क्या कर रहा है यहां पर एक्यूज? प्ली ले रहा है कि मेरा जो एक्ट है एक्सेप्शन में फॉल करता है। तो ये सेक्शन कहती है 108 कि इस बात को प्रूव करने की ड्यूटी किसकी होगी? इस बात को प्रूव करने की ड्यूटी कि उसका एक्ट एक्सेप्शन में फॉल करता है, ये उस एक्यूज की ही ड्यूटी होगी। लेकिन आप ध्यान दीजिए, क्या यहां पर ऐसा प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस को विड्रॉ किया जा रहा है क्या? यहां पर प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस को विड्रॉ नहीं किया गया है। यहां पर तो एक एडिशनल ड्यूटी लगाई गई है एक्यूज के ऊपर कि अगर आप कोई एक्सेप्शन को प्लीड करते हैं तो आप एविडेंस भी आप ही दोगे उसके लिए। और उन्होंने मान लो ये प्ली ली कि उनका एक्सेप्शन में फॉल करता है बट वो सक्सेस नहीं हुआ एक्यूज, तो क्या प्रोसिक्यूशन जीत जाएगा? आपको क्या लगता है? आप जवाब दीजिए कमेंट करके, मैं अभी थोड़ी देर में आगे बताऊंगा आप। तो ये जो सेक्शन है 108, ये रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं है, ये केवल ऑनस है, रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं है और ना ही बर्डन ऑफ प्रूफ है, क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ तो ऑलवेज प्रोसिक्यूशन पर होता है। एक और एग्जांपल देना चाहूंगा रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ का। जब आप सेक्शन 29 पोक्सो एक्ट पढ़ेंगे तो यहां पर भी एक प्रिजम्पशन दी गई है और बड़ी ही खतरनाक प्रिजम्पशन है। और यह कहा गया है कि अगर किसी एक्यूज को, किसी पर्सन को प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, केवल क्या करना है भैया? केवल प्रोसिक्यूट करना है फॉर ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 3, 5, 7 एंड 9, इनके कमीशन के लिए या इनकी अटेम्प्ट के लिए केवल क्या किया जा रहा है? प्रोसिक्यूट किया जा रहा है। तो कोर्ट सेल प्रिज्यूम कि उस पर्सन ने ये ऑफेंस कमिट किया है। अब जो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है उसको क्या किया है लॉ ने? यहां पर उसको विड्रॉ कर लिया है। अब बर्डन किसके ऊपर चला गया कि वो प्रूव करे कि ही इज इनोसेंट? यहां इस एक्यूज के ऊपर है ड्यू टू दिस सेक्शन 29 पोक्सो एक्ट। और केवल एक फैक्ट प्रूव करना है प्रोसिक्यूशन को कि इसके खिलाफ हम प्रोसिक्यूशन कर रहे हैं फॉर कमीशन ऑफ दीज ऑफेंसेस, वन ऑफ द ऑफेंसेस। तो अब यहां पर बर्डन एक्यूज के ऊपर चला गया कि वो प्रूव करे कि मैं इनोसेंट हूं, आई हैव नॉट कमिटेड सच ऑफेंस। तो ये भी एक रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ का एग्जांपल है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ आप लोग समझ गए होंगे। देखिए, स्टैंडर्ड की बात करें कि किस लेवल का एविडेंस देना है, मैं ऑलरेडी कल बात कर चुका हूं, ब्रीफ में बता देते हैं। इन क्रिमिनल केसेस द प्रोसिक्यूशन इज बाउंड टू प्रूव इट्स केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट अगेंस्ट एक्यूज। प्रोसिक्यूशन को जब क्रिमिनल केसेस की बात करेंगे तो उसे अपने केस को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना पड़ेगा, कोई शक ना रह जाए, इस तरीके की एविडेंस उसको देनी पड़ेगी। अब मैं कुछ एग्जांपल्स
कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि सपोज प्रोसिक्यूशन फेल हो गया एविडेंस देने में अपने केस की बात कर रहा हूं। जब केस की बात करूंगा तो वो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा, किसी फैक्ट की बात करूंगा पर्टिकुलर फैक्ट की तो वो ऑनेस्ट होगा। प्रोसिक्यूशन फेल्स टू प्रूव इट्स केस एंड accused also fails to prove his innocence। दोनों ही फेल हो गए। तो क्या अब प्रोसिक्यूशन ये कह सकता है कि देखो जी ये अपनी इनोसेंस प्रूव करने में फेल हो गया है एक्यूज, इसलिए आप इसको सजा दे दीजिए। क्या ऐसा प्रोसिक्यूशन कह सकता है? तो इसका जवाब है नहीं, ऐसा प्रोसिक्यूशन नहीं कह सकता। प्रोसिक्यूशन कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ फेलियर ऑफ एक्यूज, ऐसा बताया गया जर्नल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, माने सुप्रीम कोर्ट का केस है 1996 का, वहां पर ये बात बताई गई है। एक और क्वेश्चन, whether accused is bound to prove his plea beyond reasonable doubt। चाहे उसके ऊपर रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ था, चाहे उसके ऊपर ऑनेस्ट था, एक्यूज के ऊपर, तो जब उसे ये अपना ऑनेस्ट डिस्चार्ज करना है या रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ डिस्चार्ज करना है, तो क्या प्रोसिक्यूशन के लेवल का स्टैंडर्ड देना पड़ेगा उसको, बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट जाकर प्रूव करना पड़ेगा? तो इसका जवाब है नहीं। एक्यूज को कभी भी, चाहे वो रिवर्स बर्डन है, चाहे वो ऑनेस्ट है, और चाहे वो 108 का एक्सेप्शन वाला ही मामला क्यों ना हो, अगर एक्यूज ये कहता है कि मैंने तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस में इसकी डेथ की है, तो क्या उसको ये प्रूव करना है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना है कि उसने राइट टू प्राइवेट डिफेंस में जाकर ये डेथ की है? नहीं, वो प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता की संभावना कि किधर वो अपनी तरफ थोड़ा सा झुकाव पैदा कर देता है अगर, तो भी सफिशिएंट होगा कि उसने अपने बर्डन को डिस्चार्ज कर दिया है, अपने ऑनर्स को डिस्चार्ज कर दिया है। तो एक्यूज को कभी भी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। कृष्णा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, माननीय सुप्रीम कोर्ट का 2007 का केस है, उन्होंने कहा है कि अगर एक्यूज प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी से भी प्रूव कर देता है तो इट इज सफिशिएंट ऑन द पार्ट ऑफ एक्यूज, और कहा जाएगा कि उसने अपने ऑनर्स को डिस्चार्ज कर दिया है। इफ नेक्स्ट क्वेश्चन, if accused takes plea of alibi but it is found false, उसने प्ली ली कि मैं तो यहां मौके पर था ही नहीं, मैं तो कहीं दूसरी जगह था जब ये क्राइम हुआ, क्राइम सपोज दिल्ली में हुआ, मैं तो कलकत्ता में था, उसने प्ली ली लेकिन उसकी प्ली ये फॉल्स पाई गई। whether the accused may be convicted, नहीं कर सकते। मोहम्मद अलीमुद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम 1992 का, माने सुप्रीम कोर्ट का केस है, उन्होंने कहा प्रोसिक्यूशन कैन नॉट डेराइव एनी एडवांटेज ऑफ फॉल्सिटी ऑफ डिफेंस वर्जन। अगर डिफेंस का वर्जन फॉल्स है तो उससे कोई फायदा प्रोसिक्यूशन नहीं ले सकता, क्योंकि उसकी प्राइमरी ड्यूटी है, बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर है कि उसी को अपना केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, what will happen if burden of proof is shifted on the soldiers of wrong party? burden of proof, कंप्लीट केस को प्रूव करने की ड्यूटी जिस पार्टी की होनी चाहिए थी, अगर वो गलत पार्टी के ऊपर शिफ्ट कर दी गई है तो इसका रिजल्ट क्या होगा? तो इसका रिजल्ट होगा कि जितनी भी प्रोसीडिंग्स हुई हैं, जितना प्रोसेस हुआ है, वो विसिएट हो जाएगा। दिस विसिएट द एंटायर प्रोसेस। ये रंगा मामल वर्सेस कुप्पू स्वामी, माननीय सुप्रीम कोर्ट का 2011 का केस है, इसमें ये बात डिसाइड हुई बिकॉज अपना आर्टिकल 21 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कहता है कि ट्रायल फेयर होना चाहिए। इट इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ एन अक्यूज्ड पर्सन, किसी का भी, नॉट ओनली अक्यूज पर्सन, ट्रायल फेयर होना चाहिए। और फेयर में ये इंक्लूड है कि बर्डन ऑफ प्रूफ जिस पार्टी के ऊपर होना चाहिए वही पार्टी इस बर्डन ऑफ प्रूफ को डिस्चार्ज करे। किसी रॉन्ग सोल्जर्स पर जाकर अगर इसको रख दिया गया, उससे डिस्चार्ज कराया गया, तो प्रोसेस विसिएट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की वीडियो में आपको लिखने के लायक, आंसर देने के लायक कंटेंट मिला होगा काफी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, हाइप करिए, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, ऐसी ही वीडियोस आपको और मिलेंगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 104 भारतीय साक्ष्य अधिनियम से
कंटिन्यू करेंगे और उनके इलस्ट्रेशंस देखेंगे और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।